Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। इसरो ने PSLV C-59 रॉकेट से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। UGC ने UG और PG डिग्री प्रदान करने में निर्देश के न्यूनतम मानक विनियमन 2024 का ड्राफ्ट जारी किया। केंद्र ने टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में 2 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR पर वर्किंग पेपर प्रकाशित किया। सबमरीन केबल रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर से नेपाल में BRI परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। गौरतलब है कि नेपाल 2017 में BRI में शामिल हो गया था। साथ ही दोनों देशों ने ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क THM-DCN विकसित करने और सड़क, रेलवे, एविएशन एवं पावर ग्रिड संबंधी अवसंरचना में सुधार के लिए भी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और श्रीलंका भी BRI में शामिल हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के बारे में। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे 2013 में वन बेल्ट वन रोड के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका व यूरोप से जोड़ना है। BRI का उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करना, व्यापार बढ़ाना और आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इसमें सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है और समुद्री रेशम मार्ग जो एक समुद्री मार्ग है शामिल हैं। इसी के साथ चलिए अब BRI को लेकर भारत की प्रमुख चिंताएं भी जानते हैं। पहली चिंता है सुरक्षा संबंधी खतरे। नेपाल भारत के साथ लगभग 1700 किलोमीटर की एक लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत और चीन के मध्य नेपाल एक बफर जोन के रूप में स्थित है। चीन की अवसंरचना परियोजनाएं संघर्ष की स्थिति में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों को और अधिक असुरक्षित बना देंगी। उदाहरण के लिए पोखरा में चीन द्वारा वित्त पोषित हवाई अड्डा भारतीय सीमा के निकट है। दूसरा, क्षेत्रीय प्रभाव। चीन के आर्थिक प्रभाव से नेपाल चीन के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ सकता है। इससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हो सकता है। अगला है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति। इसे चीन की रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य चीन समर्थक देशों से भारत को घेरना है। चौथा है ऋण जाल कूटनीति यानी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसके मुताबिक चीन नेपाल पर ऋण जाल का उपयोग करके प्रभाव डाल सकता है। भारत की अन्य चिंताओं की बात करें तो भारत वर्तमान में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत सीमा पार ऊर्जा व्यापार में भी निवेश कर रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव इन व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। इसरो ने PSLV C-59 रॉकेट से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। PSLV C-59 ने प्रोबा 3 मिशन को एक अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी कि हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। आपको बता दें कि यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन था।
इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। यह 2001 में प्रोबा 1 मिशन के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का भारत से पहला प्रक्षेपण है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, जो कि 4 चरणों वाला यान है, जिसमें एक से अधिक उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता है। आइए सबसे पहले प्रोबा 3 मिशन के बारे में जान लेते हैं। यह एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि IOD मिशन है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये एक अभिनव सैटेलाइट फॉर्मेशन के माध्यम से सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करता है। यह विश्व का पहला प्रिसाइज फॉर्मेशन उड़ान मिशन है, जिसमें 2 उपग्रह एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए एक साथ उड़ान भरेंगे। साथ ही इस मिशन में फॉर्मेशन उड़ान द्वारा लक्षित कक्षीय पथ को बनाए रखा जाता है। इसमें कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट यानी कि CSC और ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट यानी कि OSC भी शामिल है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि भारत के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लाभ क्या क्या हैं। पहला है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ना। वर्तमान में कुल वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% है। दूसरा है राजस्व सृजन। विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत ने 2022 तक $279 मिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित किया था। तीसरा है सॉफ्ट पावर। वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण को सॉफ्ट पावर का एक घटक माना जाता है। इसे भू राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अन्य लाभों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सुगम होना शामिल है। चलिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में भी जान लेते हैं। अंतरिक्ष विभाग ने इसरो की वाणिज्यिक गतिविधियों को संभालने के लिए 2019 में इसकी स्थापना की थी। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां शुरू करने में मदद करना है। इसके अलावा यह इसरो को भविष्य की अंतरिक्ष गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम बनाता है। भारत की वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता को सुगम बनाने वाली प्रमुख पहलें देखें तो इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लागू की गई है। स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस जैसे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी स्टार्टअप्स और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का विकास किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। UGC ने UG और PG डिग्री प्रदान करने में निर्देश के न्यूनतम मानक विनियमन 2024 का ड्राफ्ट जारी किया। UGC ने यह ड्राफ्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुरूप विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के लिए समावेशिता और अनुकूलनशीलता को बनाए रखना तथा उच्चतर शिक्षा में वैश्विक मानकों के साथ समन्वय स्थापित करना है। आइए सबसे पहले प्रस्तावित मुख्य बदलावों पर एक नजर डालते हैं। पहला है वर्ष में 2 बार प्रवेश। उच्चतर शिक्षण संस्थान यानी HEIs अब वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। दूसरा, विषयों में लचीलापन। स्कूली शिक्षा 12वीं कक्षा में चुने गए किसी भी विषय के बावजूद कोई भी छात्र राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा के आधार पर किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र होगा। तीसरा, प्रायर लर्निंग को मान्यता यानी RPL। प्रवेश RPL के आधार पर होगा। इसका तात्पर्य है कि औपचारिक शिक्षा के बाहर सीखी गई कोई लर्निंग कार्यस्थल पर प्रशिक्षण या समुदाय से सीखे हुए ज्ञान को मान्यता दी जाएगी। इसी के साथ क्रेडिट संरचना। न्यूनतम 50% क्रेडिट संबंधित विषय से अर्जित किए जाएंगे तथा शेष 50% कौशल पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षुता से अर्जित किए जाएंगे। अन्य बदलावों की बात करें तो एक साथ 2 स्नातक UG या स्नातकोत्तर PG कार्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अध्ययन का विषय या संस्था या शिक्षण पद्धति में बदलाव के संदर्भ में भी लचीलापन प्रदान किया गया है। इसी के साथ छात्रों को अपनी शैक्षिक यात्रा के अलग अलग चरणों पर एकाधिक प्रवेश और निकास के विकल्प दिए गए हैं तथा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF के अनुरूप त्वरित डिग्री कार्यक्रम ADP और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम EDP के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP प्रदान की गई है। चलिए अब खबर के अंत में त्वरित डिग्री कार्यक्रम ADP और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम EDP के बारे में जानते हैं।
एडीपी और ईडीपी के तहत केवल डिग्री की अवधि में बदलाव किया जाता है। पाठ्यक्रम, सामग्री, कुल क्रेडिट तथा परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली समान रहती है तथा यह केवल यूजी स्तर पर लागू है और इसे केवल प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के अंत में ही चुना जा सकता है। और आखिर में एडीपी में शामिल होने पर छात्र प्रति सेमेस्टर अधिक क्रेडिट अर्जित करेंगे, जबकि ईडीपी में वे मानक अवधि की तुलना में प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट अर्जित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्र ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में 2 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी। राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन की अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति ने ग्रेट योजना के अंतर्गत 2 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी है। इस समिति ने 6 शिक्षण संस्थानों को टेक्निकल टेक्सटाइल्स से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुदान को भी मंजूरी दी है। यह अनुदान टेक्निकल टेक्सटाइल्स में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश के अंतर्गत दिया जाएगा। आइए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऐसे वस्त्र टेक्सटाइल्स होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से उनके तकनीकी प्रदर्शन यानी कि टेक्निकल परफॉर्मेंस और कार्यात्मक गुणों यानी कि फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए उपयोग किया जाता है। ये वस्त्र सौंदर्य या सजावटी गुणों से युक्त नहीं होते हैं। इनका विनिर्माण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित फाइबर जैसे नोमेक्स, केवलर, स्पेंडेक्स आदि का उपयोग करके किया जाता है। कृषि, खेल, स्वास्थ्य, पैकेजिंग, निर्माण, एरोस्पेस आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए भारत के लिए इसके महत्व को जान लेते हैं। पहला है उभरता क्षेत्र। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का बाजार प्रतिवर्ष 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है। 2021 से 22 में यह बाजार 21.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया था। इस प्रकार भारतीय टेक्निकल टेक्सटाइल्स बाजार विश्व में 5वां सबसे बड़ा बाजार है। यह भारत के कुल टेक्सटाइल और परिधान बाजार का लगभग 13% है तथा देश की जीडीपी में 0.7% का योगदान देता है। दूसरा है निर्यात क्षमता। भारत के टेक्निकल टेक्सटाइल्स उत्पादों का निर्यात मूल्य 2020 से 21 में 2.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 2021 से 22 में बढ़कर 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस दौरान इसमें 28.4% की वृद्धि दर्ज की गई। तीसरा है कृषि। बागवानी में एग्रो टेक्सटाइल्स का उपयोग करने से कृषि उत्पादकता में 2 से 5 गुना की वृद्धि, पानी की खपत में 30 से 45% तक की कमी और उर्वरकों के उपयोग में 25 से 30% तक की कमी देखने को मिलती है। आखिर में चलिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए शुरू की गई पहले भी देख लेते हैं। पहली पहल है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंस्पायरिंग इनोवेशन इन टेक्सटाइल्स यानी कि ग्रेट योजना। इसका उद्देश्य टेक्निकल टेक्सटाइल्स उद्योग के विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के विकास में तेजी लाना है। इसके तहत टेक्निकल टेक्सटाइल्स उद्योगों में अग्रणी परियोजनाओं पर काम करने वाले शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को वित्तीय सहायता एवं संसाधन प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क यानी कि मित्र योजना आदि इनकी अन्य पहलें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR पर वर्किंग पेपर प्रकाशित किया। यह वर्किंग पेपर महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR का विश्लेषण करता है। इसके लिए इसने 2017-18 से 2022-23 तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों का उपयोग किया है। LFPR कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। चलिए सबसे पहले वर्किंग पेपर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो लगभग सभी राज्यों में महिला LFPR में वृद्धि हुई है। हालांकि इसमें भिन्नता भी देखी गई है, जैसे कि ग्रामीण शहरी भिन्नता। ग्रामीण महिला LFPR 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई है। इसमें लगभग 69% की वृद्धि हुई है। शहरी महिला LFPR 20.4% से मामूली रूप से बढ़कर 25.4% हो गई है। इसमें लगभग 25% की वृद्धि हुई है। वहीं क्षेत्रीय भिन्नता को देखें तो झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में महिला LFPR में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि देखी गई है। गोवा और लक्षद्वीप में ग्रामीण महिला LFPR में मामूली गिरावट देखी गई है।
इसी के साथ आइए अब जानते हैं कि महिला LFPR को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। पहला है आयु। महिला LFPR का वक्र घंटी के आकार का दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि यह दर 20 से 30 वर्षों के दौरान बढ़ती है, 30 से 40 वर्षों के दौरान चरम पर होती है और उसके बाद तेजी से घट जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरुष LFPR 30 से 50 की उम्र तक अधिकतम यानी लगभग 100% तक रहती है। उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है विवाह, जिसके कारण महिलाओं की LFPR में उल्लेखनीय कमी आती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यह गिरावट शहरी क्षेत्रों में काफी अधिक है। तीसरा है अभिभावकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की उपस्थिति महिला LFPR को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इससे विशेष रूप से 20 से 35 वर्ष आयु की युवा महिलाएं और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। चलिए खबर के अंत में महिला LFPR में सुधार के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला, आर्थिक सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, स्टैंड अप इंडिया योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के साथ स्टेम में महिलाओं को बढ़ावा देना, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं किरण, वाइस किरण, सर्व पावर यानी अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना आदि पहलें शुरू की गई हैं। और अंत में कौशल विकास, नमो ड्रोन दीदी पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs को ड्रोन उपलब्ध कराना है। साथ ही महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। सबमरीन केबल रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU और अंतर्राष्ट्रीय केबल सुरक्षा समिति यानी कि ICPC ने संयुक्त रूप से सबमरीन केबल रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया है। आइए सबमरीन केबल रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के बारे में भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य सबमरीन समुद्र में केबल्स के लचीलेपन यानी रेजिलियंस को मजबूती प्रदान करना है। हालांकि सबमरीन केबल्स का क्षतिग्रस्त होना एक आम बात है। इनमें लगभग हर साल वैश्विक स्तर पर औसतन 150 से 200 खराबियां होती हैं। इसके कार्य को देखा जाए तो यह निकाय केबल रेजिलियंस में सुधार करने, क्षति संबंधी जोखिमों को कम करने आदि के लिए सरकारों और उद्योगों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा यह निकाय बढ़ते यातायात, पुरानी होती अवसंरचना और पर्यावरणीय खतरों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। सदस्य की बात करें तो इसके कुल 40 देश सदस्य हैं। निकाय में अलग अलग देशों के मंत्री, विनियामक प्राधिकरणों के प्रमुख, उद्योगों के कार्यकारी विशेषज्ञ आदि भी शामिल हैं। नाइजीरिया और पोर्टुगल इस निकाय के सह अध्यक्ष हैं। इस निकाय की बैठकें वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होंगी। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि सबमरीन केबल क्या होती है। इनके बारे में देखें तो सबमरीन केबल समुद्र में बिछाई गई एक फाइबर ऑप्टिक केबल है जो 2 या अधिक लैंडिंग बिंदुओं को जोड़ती है। ग्लोबल सबमरीन केबल नेटवर्क में भारत एक प्रमुख अभिकर्ता है। भारत मुंबई, चेन्नई आदि में 14 लैंडिंग स्टेशंस पर 17 अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल्स की मेजबानी करता है। इनके महत्व को समझें तो सबमरीन केबल्स वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है। सबमरीन केबल्स 99% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय डेटा का विनिमय करती है और दुनिया भर में वाणिज्यिक व वित्तीय लेन देन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को सक्षम बनाती है। चलिए खबर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के बारे में भी जान लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसे 1865 में स्थापित किया गया था। ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका कार्य संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही यह ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाएं भी आवंटित करता है। इसके सदस्य देशों में भारत सहित 194 देश शामिल हैं। ITU के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय केबल सुरक्षा समिति ICPC को भी देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे 1958 में स्थापित किया गया था। यह सबमरीन केबल उद्योग में सरकारों और व्यवसायों के लिए एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय जानकारी साझा करके समुद्र के नीचे केबल सुरक्षा में सुधार करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। स्लोवेनिया इस देश की राजधानी है ल्यूब्लियाना।
भारत और स्लोवेनिया ने विविध क्षेत्रों में अपने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए 5 ईयर प्लान की घोषणा की। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो स्लोवेनिया मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी भूमि सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया, सुदूर उत्तर पूर्व में हंगरी, पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण में क्रोएशिया तथा पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में इटली स्थित है। वेनिस की खाड़ी के साथ इसकी एक महत्वपूर्ण तटरेखा लगती है। आइए इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी देख लेते हैं। मुख्य रूप से इसके भूभाग में बड़े पैमाने पर कास्टिक पठार और पर्वतमालाएं, विशाल खड़ी अल्पाइन चोटियां आदि शामिल है। इसकी प्रमुख नदियों में सावा, जो कि डैन्यूब की एक सहायक नदी है, द्रवा, मुरा आदि शामिल है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट ट्रिग्लव है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। UNCCD के COP 16 में बिजनेस फॉर लैंड फोरम में संधारणीय भूमि उपयोग को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। UNCCD संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय को 1994 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन टूल, अन्न चक्र तथा स्कैन पोर्टल लॉन्च किया। इन्हें PDS प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में तीसरा कोपरनिकस सेंटिनल 1 उपग्रह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। इसे वेगा सी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह यूरोपीय संघ का एक कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य पृथ्वी का पर्यवेक्षण करना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25 साल पूरे हुए। नागालैंड सरकार वर्ष 2000 से हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल बुसेरोस बाइक्रॉनिस पक्षी के नाम पर रखा गया है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह अंतर जनजातीय संपर्क, नागा जनजातियों और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का पद 5 साल से अधिक समय से रिक्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 के अनुसार केंद्र में एक मुख्य आयुक्त और उसकी सहायता के लिए 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO ने एक नया उत्पाद नैनो NPK उर्वरक विकसित किया है। इस उर्वरक में नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K नैनोकण के रूप में मौजूद होते हैं। संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया। यह विधेयक 90 साल पुराने वायुयान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। यह 1934 के अधिनियम में विद्यमान अस्पष्टताओं को दूर करेगा। ज्ञातव्य है कि इस विधेयक को अब तक 21 बार संशोधित किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तपेदिक यानी TB के लिए एक्सपर्ट MTB या RIF अल्ट्रा नामक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया। यह परीक्षण TB निदान और एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए WHO के प्री क्वालिफिकेशन मानकों को पूरा करने वाला पहला परीक्षण है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।